औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा, सब लोग ठीक हैं? अच्छा बेटा, हम ब्लड ग्रुपिंग डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड ग्रुपिंग को। ठीक है जी। तो ब्लड ग्रुपिंग में जो है हमने सबसे पहले देखा कि जब अर्ली डेज थे तो उस वक्त जो साइंटिस्ट थे या जो डॉक्टर्स उनको कह लें या हकीम कह लें, तो उन्होंने ना दो डिफरेंट ह्यूमंस के ब्लड को मिक्स किया। तो उनमें से कुछ के अंदर पुटकियाँ बन गई लेकिन कुछ के अंदर पुटकियाँ नहीं बनी। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान हुए कि ऐसा क्यों होता है कि किसी के अंदर तो ये जनाब ये पुटकियाँ बन रही हैं और किसी के अंदर जो है ये पुटकियाँ नहीं बन रही। तो इस चीज़ ने जो है ना वो फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान कर दिया। तो इस परेशानी की वजह से जो है वो उन्होंने एक ऐसा ब्लड सिस्टम जो है वो बनाया या उसको डिस्कवर किया कि जिसमें फिर उन्होंने जो है मतलब कि देखा कि कुछ इंसानों के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट हो रहा है और कुछ ह्यूमंस के अंदर जो है वो नहीं हो रहा। तो इसके हिसाब से फिर जनाब उन्होंने जो है ना ब्लड ग्रुप सिस्टम बना दिया। अच्छा, कैरल लैंडस्टेनर इसमें सबसे अहम आता है। सबसे पहला जो है वो इसमें कैरल लैंडस्टेनर आता है। कैरल लैंडस्टेनर जो है एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसने ये देखा कि नहीं, हमारे जो ब्लड है डिफरेंट ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड है, इवन के एनिमल्स के अंदर भी है, इसकी टाइप्स होती हैं। मतलब कि ये डिफरेंट जो है वो टाइप्स का होता है, एक जैसा नहीं होता है। मतलब कि 4 ग्रुप्स हैं और किसी इंसान में जो है वो कोई सा ग्रुप होता है, किसी में कोई, लेकिन कुछ इंसानों में एक ग्रुप हो सकता है। अच्छा, उसके लिए फिर उसने जनाब साहब एक ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो दिया और 1935 में फिर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसी ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से। तो उसके साथ ही हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था बेटा, जिसको मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया है। बहुत ही आसान है कि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर जो है जौन सा एंटीजन मौजूद होगा वही ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। अगर ए एंटीजन है आरबीसी की सरफेस के ऊपर तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर ए बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा, अगर कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है ना। इसी तरह से हमने देखा कि जौन सा एंटीजन रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी सीरम के अंदर मौजूद होगी। ठीक हो गया। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगा, लेकिन उसके सीरम के अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी। ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन देखें। आज का जो लेक्चर है बेटा, इसमें अक्सर आपने अब सुना होगा कि हम अगर किसी को ब्लड ग्रुप बताते हैं, आप भी देखें अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है, ज़रा इसको सब लोग जो है वो अपना ब्लड ग्रुप जो है मुझे इस ग्रुप के अंदर जो है मैसेज करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन सके इसके अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। अच्छा बेटा, हम अक्सर जब किसी को ब्लड ग्रुप बताते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि मेरा ओ पॉजिटिव है, लाइक मेरा पर्सनल ओ पॉजिटिव है, या हम कहते हैं मेरा ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें जस्ट हमने ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें ब्लड ग्रुप या तो ए था या बी था या ए बी था या ओ था। लेकिन कुछ अरसे के बाद एक और नई एंटीजन जो है रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर डिस्कवर हुई, जो किसी ब्लड ग्रुप के अंदर तो मौजूद थी लेकिन किसी ब्लड के ग्रुप के अंदर जो है ये मौजूद नहीं थी। तो ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एंटीजन ऑन द surface of the RBCs, so blood group was further divided into positive और नेगेटिव। तो अगर तो ये RH फैक्टर, जिसको RH एंटीजन कहते हैं, ये अगर तो उन्हीं ब्लड ग्रुप में से जिनमें ABO आ रहा है, अगर तो उनकी सरफेस के ऊपर एडिशनल एक्स्ट्रा ये RH एंटीजन मौजूद होती थी तो उसी ग्रुप को हम पॉजिटिव कह देते थे। और अगर वो RH एंटीजन एडिशनल उसी ग्रुप में ABO ब्लड ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में नहीं मौजूद तो उसी ब्लड ग्रुप को हम नेगेटिव कहते हैं। ओके हो गया। एक मैं सिंपल सी आपको मिसाल बताऊं कि ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये था जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है।
ठीक हो गया। अब अगर एंटीजन ए के साथ एडिशनल RH एंटीजन भी मौजूद है तो इसका मतलब फिर यही होगा कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। तो अगर वो एंटीजन मौजूद नहीं है रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर तो बेटा वो ब्लड ग्रुप जो है ए नेगेटिव कहलाएगा। ठीक हो गया, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। इसी तरह से हम आज RH फैक्टर को डिस्कस करेंगे। RH फैक्टर इज़ एन एंटीजन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। RH फैक्टर जो है वो एक ऐसा एंटीजन है जो कि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। सो दिस एंटीजन वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर, ये भी उसी ने डिस्कवर किया और इसके साथ एक और साइंटिस्ट था वीनर। सो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द rhesus monkey, hence द नेम RH फैक्टर। अच्छा बेटा, तो ये जो एंटीजन था ये सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर नहीं बल्कि एक मंकी के अंदर, ये rhesus monkey आम बंदर है, ये जो डुगडुगी वाला आपके गली मोहल्ले में आता है और सब जमा हो जाते हैं इसके इर्द गिर्द, इस बंदर के जो है ब्लड के अंदर सबसे पहले जो RH एंटीजन था ये देखा गया। सो देयर आर मैनी RH एंटीजन्स बट ओनली द D एंटीजन इज़ द एंटीजन इन द ह्यूमन। अब RH एंटीजन की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है ना, लेकिन जो D टाइप RH एंटीजन है वो इंसानों के अंदर जो है वो पाया जाता है। सो पर्सनस हैविंग द D एंटीजन आर कॉल्ड द RH पॉजिटिव। तो वो लोग जिनके अंदर D एंटीजन है वो RH पॉजिटिव कहलाते हैं, और वो लोग जिनके अंदर D एंटीजन नहीं है वो RH नेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं। ठीक हो गया। सो अमंग इंडियन पॉपुलेशन, अब इंडियन पॉपुलेशन में चूंकि ये बुक जो है जेपी इंडियन राइटर है तो उसने इंडियंस का लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि 85% जो है उन्होंने जो रिसर्च की है उसमें RH पॉजिटिव है और जस्ट 15% जो है वो RH नेगेटिव है। इसी तरह से पाकिस्तान में बेटा तकरीबन इससे मिलती जुलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, बहुत कम फ़र्क होता है क्योंकि इन्वायरमेंट हर चीज़ एक है। अच्छा, सो अ परसेंटेज ऑफ RH पॉजिटिव पीपल इज़ मोर अमंग ब्लैक पीपल। तो जो काले हैं, देखे ना हमारे इस रीजन में बड़े सगीर में या सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन ज़्यादातर रंग काला ही है, क्योंकि यहाँ सूरज फुल अपनी आबोताब के साथ चमकता है। तो वो कह रहा है कि जो काले लोगों के अंदर RH पॉजिटिव जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चिट्टे लोगों में, सफ़ेद लोग में, जो जिनका कलर सफ़ेद होता है उनमें RH नेगेटिव होगा। So RH group system is different from ABO blood group system because antigen D जो है does not have corresponding natural antibody। अच्छा, एक और अहम बात जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की है जो कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में नहीं है, वो ये है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने ये देखा था कि जो एंटीजन होता था रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी सीरम में मौजूद होती थी, लेकिन जो RH एंटीजन है जिसकी वजह से हम RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव कह रहे हैं, इस एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है भाई, इसी से भी जान छूट गई, वो याद करने वाला भी नहीं रहेगा कि कौन सी एंटीबॉडी होगी फिर सीरम में। तो इसके अगेंस्ट जो है कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से डिफरेंट है। ताहम जो RH पॉजिटिव ब्लड है उसको आप RH नेगेटिव पर्सन के अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी डी जब आप करेंगे, सो एंटी डी इज़ डेवलप इन दैट पर्सन। अगर आप RH पॉजिटिव वाले बंदे को RH नेगेटिव वाले बंदे के साथ ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं तो RH नेगेटिव वाले बंदे के अंदर RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, लेकिन पहले से मौजूद नहीं होती। सो ऑन द अदर हैंड देयर इज़ नो रिस्क फॉर ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ़ द RH पॉजिटिव पर्सन रिसीव्स द RH नेगेटिव ब्लड। बात समझें ज़रा, RH पॉजिटिव बंदा अगर RH नेगेटिव बंदे को ब्लड देगा तो RH पॉजिटिव बंदे में ज़ाहिरी बात है RH एंटीजन मौजूद होगा। अब जैसे ही RH पॉजिटिव वाला बंदा RH नेगेटिव वाले को ब्लड देगा तो RH नेगेटिव वाला आने वाले RH पॉजिटिव वाले ब्लड के एंटीजन के अगेंस्ट उसका सीरम एंटीबॉडीज़ बना देगा RH नेगेटिव वाले के अंदर, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर RH पॉजिटिव वाला बंदा RH नेगेटिव वाले से ब्लड लेता है तो RH नेगेटिव वाले में तो वो एंटीजन है ही नहीं, जब एंटीजन ही नहीं है तो RH पॉजिटिव वाला उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता।
ओके हो गई बात। इसके साथ ही बेटा हम देखेंगे कि जो जीन इनहेरिटेंस है वो किस तरह से होती है। रिहीसिस फैक्टर इज़ एन इनहेरिटेड डोमिनेंट फैक्टर। जो रिहीसिस वाला जो फैक्टर है वो इनहेरिटेड डोमिनेंट फैक्टर है। ये होमोजाइगस रिहीसिस पॉजिटिव के साथ हो सकता है विद डी, या फिर हेट्रोजाइगस रिहीसिस पॉजिटिव के साथ हो सकता है विद डी बड़ा और डी छोटा। मतलब कि या तो इसमें जीन्स की दोनों अलील जो हैं वो डोमिनेंट होंगी डी, या फिर एक अलील जो है इस जीन की डोमिनेंट होगी डी और एक रिसेसिव होगी छोटा जी। सो रिहीसिस नेगेटिव अक्कर्स, जो रिहीसिस नेगेटिव है ये होता है ओनली विद कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डी। सो रिहीसिस नेगेटिव अक्कर्स ओनली विद कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डी। तो जो आर एच नेगेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट एब्सेंस डी के अंदर ही होता है, मतलब कि जिसमें होमोजाइगस जो है डी होगा। बात समझ गया कि नहीं बेटा जी? बात समझने की कोशिश करें। अगर किसी जीन के अंदर दोनों अलील्स में से एक अलील भी अगर डोमिनेंट है ना, तो जो फिनोटाइप होगी ना उस जो है कैरेक्टर की जो फिनोटाइप होगी, उस ट्रेट की जो फिनोटाइप होगी वो पॉजिटिव ही आएगी, मतलब कि वो आएगी लाजमी तौर पे। अब अगर दोनों डी होंगे तो भी आर एच पॉजिटिव होगा, एक डी बड़ा और एक डी छोटा, मतलब एक जो है वो जो अलील है वो डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगी, तो भी जो करैक्टर होगा, तो भी जो फिनोटाइप होगी वो पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है कि जब दोनों जो डी हैं वो रिसेसिव हो, मतलब कि दोनों डी जो हैं वो छोटे हों। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू द आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम कुछ ऐसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को देखेंगे जो कि आर एच ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो है पेश आते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखें कि जब आर एच नेगेटिव पर्सन जो है वो ब्लड रिसीव करेगा आर एच पॉजिटिव बंदे से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले बंदे से रिसीव कर रहा है, जाहिर बात है एंटीजन आ जाएगी, अब एंटीबॉडी भी बनेगी। सो ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज नो अफेक्टेड मच सिंस द रिएक्शन डज नॉट अकर इमीडिएट। देखिए बेटा, हमने ये पहले पढ़ा है कि आर एच एंटीजन के अगेंस्ट नेचुरली तौर पे हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती जैसा कि एबीओ वाले में होती थी। लेकिन अगर आर एच पॉजिटिव वाला बंदा आर एच नेगेटिव वाले बंदे को पहली दफ़ा ब्लड देता है तो उस बंदे के अंदर जिसने ब्लड लिया है और वो नेगेटिव है उसमें आर एच पॉजिटिव वाले के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी, लेकिन रिएक्शन नहीं होगा। अभी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन आर एच एंटीबॉडीज डेवलप विद इन 1 मंथ, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं होगी, वो 1 मंथ के अंदर अंदर जनाब बन जाएंगी। फिर क्या होगा? जो ट्रांसफ्यूज्ड रेड ब्लड सेल्स हैं विच आर स्टिल प्रेजेंट इन द रिसिपिएंट ब्लड, जारी बात है रेड ब्लड सेल्स की लाइफ तो 120 दिन है, तो 1 महीने के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएगी, बाकी के 2 महीने जो है वो उन दोनों के लड़ने के लिए बच जाएंगे। सो ट्रांसफ्यूज्ड रेड ब्लड सेल्स विच आर स्टिल प्रेजेंट इन द रिसिपिएंट ब्लड आर एग्लूटिनेटेड, वो एग्लूटिनेट कर जाएगी 1 माह के बाद जाके। सो एग्लूटिनेशंस या एग्लूटिनेटेड सेल्स आर लाइज्ड बाय द मैक्रोफेजेस। अब जैसी एग्लूटिनेशन होगी तो वो सेल्स जो है वो लाइसिस हो जाएगी मैक्रोफेजेस के जरिए। सो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अक्कर। इस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को बेटा 2 तरह के ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं, एक होता है इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और एक होता है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। चूँकि ये जल्दी नहीं होगा, 1 माह के बाद होगा, तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे कि इट इज़ द डिलेड टाइप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, सो delayed transfusion reaction occurs but it is usually mild and does not affect the recipient। ठीक है, वो कहता है कि ये माइल्ड होगा लेकिन रिसिपिएंट को इफेक्ट नहीं करेगा। ताहम एंटीबॉडीज डेवलप इन द रिसिपिएंट रिमेन इन द बॉडी फॉर एवर। आपको पता है बेटा कि जब कोई एंटीबॉडी बनती है तो उस एंटीबॉडी के मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं और वो मेमोरी सेल्स जो हैं पूरी ज़िंदगी जो है उस बंदे की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। दोबारा अगर वो एंटीजन आ गया जिसके अगेंस्ट वो ख़ास एंटीबॉडी बनी थी, तो पहले तो महीने के बाद बनी है ना जाके, अब बड़ी जल्दी बन जाएगी, तो अब रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? सो व्हेन दिस पर्सन रिसीव द आर एच पॉजिटिव ब्लड फॉर द सेकेंड टाइम, the donor's RBCs are agglutinated and the severe transfusion reaction occur immediately।
पहली दफ़ा तो जान बख्शी हो गई थी क्योंकि एंटीबॉडीज़ को बनते बनते महीना हो गया, लेकिन अब एंटीबॉडीज़ अलर्ट बनी खड़ी हैं। अब जैसे ही आरबीसीज आने हैं ना पॉजिटिव वाले बंदे के नेगेटिव वाले बंदे के अंदर, उसी वक्त आरबीसीज की लाइसिस हो जाएगी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। सो द रिएक्शंस आर सिमिलर टू द रिएक्शंस ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे आपके एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के रिएक्शंस हो रहे थे, बिल्कुल इसी तरह अब इसके भी जो है वो रिएक्शंस हो जाएंगे, होना शुरू हो जाएंगे सेम, क्योंकि अब एंटीबॉडीज जो है वो बन चुकी है। इसकी मिसाल आप सीधी सीधी इस तरह से ले लें कि पहली दफ़ा अगर चोर आए तो चौकीदार को नहीं पता चलता, लेकिन वो चौकीदार उस चोर का चेहरा पहचान लेता है। अब सेकंड टाइम अगर वो आएगा तो उसको आते ही जो है वो पकड़ लेगा। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर RH पॉजिटिव वाला जो बंदा है उसके ब्लड को हम लगाते हैं RH नेगेटिव वाले को, तो पहली दफ़ा तो एंटीबॉडीज़ बनेगी ही, लेकिन 1 माह के बाद बनेगी, लेकिन उनका असर कोई नहीं होगा। उन्होंने कहना है कि हाँ खैर है, कोई बात नहीं, अब दोबारा आओ तुम। हाँ, दोबारा अगर कभी आपने वही RH पॉजिटिव वाला बंदा RH नेगेटिव वाले बंदे को ट्रांसफ्यूज कर दिया उसका ब्लड, अब एंटीबॉडीज़ तो पहले से ही गुस्सा होगा ना उनको, वो पहले से ही बनी खड़ी होंगी। अब जैसे ही आएगा जनाब साहब तो पकड़ के उनकी पटाई करना शुरू कर देंगे, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है जी हिमोलैटिक डिजीज़ ऑफ फीटस या हिमोलैटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इसको बोलते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है भाई। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, या हिमोलैटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी 2 लफ्ज़ों से मिल रहा है। एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं बेटा रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है ना। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को। ब्लास्ट का मतलब होता है टूटना, और फेटालिस का मतलब है फीटस के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर रेड ब्लड सेल्स का टूटना। सो हिमोलैटिक डिजीज इज द डिजीज इन फीटस एंड न्यूबॉर्न। ये फीटस और न्यूबॉर्न में होती है। इसमें क्या होगा कि अब नॉर्मल हिमोलिसिस हो जाएगी, अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी। किसकी वजह से होगा? RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। क्यों होगा जी? ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द RH पॉजिटिव ग्रुप ऑफ द मदर एंड बेबी। अब ये रिएक्शन मदर और बेबी के अंदर होगा कि अगर जो है मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव आ जाता है तो ये रिएक्शन होगा। देखिए, हिमोलैटिक डिजीज लीड्स टू द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज द डिसऑर्डर इन द फीटस कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट इन द ब्लड। अब एरिथ्रोब्लास्ट क्या है? ये इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। सो व्हेन अ मदर इज RH नेगेटिव, fetus is RH positive, the RH factor being inherited from the father, usually first child escapes and complication of the RH incompatibility occurs due to the first child, and complication increases with the passage of the number of pregnancy। सेकेंड प्रेगनेंसी में और ज़्यादा complication हो जाएगी, थर्ड प्रेगनेंसी में और ज़्यादा हो जाएगी, पहले वाला जो बच्चा है वो बच जाएगा। So this is because RH antigen cannot pass from the fetal blood into the mother's blood through the placental barrier। अब नॉर्मली तो जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड तक नहीं जा सकता, दरमियान में एक बैरियर या एक दीवार होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। लेकिन ड्यूरिंग बर्थ जो है क्या होता है कि समटाइम्स जो है वो ब्लड जो है वो चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो ब्लड वेसल है वो भी काटनी होती है, जो ब्लड सप्लाई दे रही होती है फीटस को, तो उस वक्त काटते हुए वो प्लेसेंटा के अगेंस्ट जाकर जनाब साहब जब डिलीवरी होती है तो उस वक्त वो कुछ ब्लड जो है मदर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मदर का जो इम्यून सिस्टम है उस RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब देखें, ताहम एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, डिलीवरी टाइम में क्या होता है कि RH एंटीजन फ्रॉम द फीटल ब्लड में लीक इनटू द मदर्स ब्लड बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटल डिटैचमेंट। अब नॉर्मली तो प्लेसेंटा थी दरमियान में जो दोनों मदर और बेबी का जो ब्लड है उसको मिक्स नहीं होने दे रही थी, लेकिन डिलीवरी में प्लेसेंटा आपको पता है कि फट जाती है, ये टूट जाती है, ये काट दी जाती है, तो अब वो ब्लड मिक्स हो जाएगा। सो ड्यूरिंग द पोस्ट पैरेटम पीरियड विद इन मंथ आफ्टर डिलीवरी द मदर डिवेल्प्स द RH पॉजिटिव या RH एंटीबॉडीज इन हर ब्लड। सो व्हेन द मदर कंसीव्स फॉर द सेकेंड टाइम एंड द फीटस happens to be RH positive again, so RH antibody from the mother's blood crosses the placental barrier and enters into the fetal blood. So this RH antigen cannot cross the placental barrier, whereas RH antibody can cross it। बात समझ आ गई क्या नहीं?
RH पॉजिटिव एंटीजन तो नहीं आ सकता था, लेकिन RH पॉजिटिव एंटीजन ब्लड चला गया मदर के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब मदर का जो इम्यून सिस्टम है जो कि RH नेगेटिव था, अब वो अलर्ट बैठा है, उसने एंटीबॉडीज़ बना ली हैं। अब अगर सेकंड प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव बेबी आ जाएगा तो मदर के अंदर तो उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट पहले ही एंटीबॉडीज़ बनी है, अब एंटीबॉडीज़ जाकर प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेंगी, लेकिन एंटीजन क्रॉस नहीं कर पाया पहले। और एंटीजन कैसे गया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, अगर फादर है RH पॉजिटिव, मदर है RH नेगेटिव, तो RH पॉजिटिव में दोनों जो है अलील्स डोमिनेट हैं, जो बच्चे का ब्लड होगा वो हमेशा RH पॉजिटिव ही आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है ना। देखें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये D इसके साथ मिल जाएगा तो पॉजिटिव, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके, मतलब चारों केसेस में पॉजिटिव है। हाँ, अगर फादर जो है वो नेगेटिव है और मदर भी नेगेटिव है तो बच्चे के अंदर हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न के कोई चांसेस नहीं है। ये देखिए सारे छोटे D हैं, मतलब कि रिसेसिव है। हाँ, अगर जो है वो फादर जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव इस सेंस में है कि वो उसमें एक जो अलील है वो डोमिनेंट है और एक जो है वो रिसेसिव है, तो अब 50-50% चांसेस हो जाएंगे कि आधे बच्चे पॉजिटिव हो जाएंगे, आधे बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे। सो RH एंटीबॉडी विच इंटर इनटू द फीटस काजेज द एग्लूटिनेशन। फीटस के अंदर जैसी जाएगी तो वो एग्लूटिनेशन काज करवाएगी फीटस के RBCs का, और रिजल्टिंग इन द हेमोलिसिस, और इसके नतीजे में क्या हो जाएगा? हेमोलिसिस हो जाएगी। सो स्वेयर हेमोलिसिस इन द फीटस कॉल्ड द जॉइंटिस। तो जैसी स्वेयर हेमोलिसिस होगी तो जॉइंटिस हो जाएगी बच्चे के अंदर, ठीक है ना। जारी बात है उसके RBCs टूटेंगे तो फिर क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन जो है ये आ जाएगी, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन जो है ये आ जाएगी। ये होता है बेटा। अब इसमें फिर 3 तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसमें स्वेयर एनीमिया है बेटा, टाइम कम है, स्वेयर एनीमिया हो जाएगा, हाइड्रोप्स विटालिस हो जाएगा। हाइड्रोप्स विटालिस क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एडिमा हो जाता है, स्वेयर हीमोलिसिस हो जाएगी और इसके साथ ही जो है वो एडिमा हो जाएगा, लिवर इनलार्ज, स्प्लीन इनलार्ज, कार्डिक फेलियर, ठीक है ना। अब तीसरा इसमें कर्निक टेरेस है, इसमें जो है वो बिलीरुबिन। अच्छा बेटा, RBCs के टूटने से जो है ना हीमोग्लोबिन अलग होगी और हीमोग्लोबिन के टूटने से जो है वो बिलीरुबिन बनेगा। वो बिलीरुबिन जब बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो इसी का हम जॉन्डिस कहते हैं। अब अगर वो ब्रेन में इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? उसको हम कर्निक टेरेस बोलते हैं, और इस कर्निक टेरेस की वजह से जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें जो है वो ब्रेन के जो गैंग्लियन हैं वो जो है वो अफेक्ट होते हैं, हिपोकैम्पस अफेक्ट होता है, ठीक है ना, जेनिकुलेट बॉडीज़ अफेक्ट होती हैं, सेरिबेलम और क्रेनियल नर्व्स वगैरह। प्रिवेंशन इसमें क्या है? इसमें ज़ाहिर बात है कि मदर को 28 या 30th वीक ऑफ गेस्टेशन में जनाब साहब वो इंजेक्शन लगता है वो लगवाना चाहिए, ठीक है ना, या फिर डिलीवरी के 48 आवर्स के बाद जो है इंजेक्शन वगैरह उसको लगवाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो जो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं उनको ख़त्म किया जा सके। इसके साथ ही बेटा आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इसमें हमने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस किया, बहुत ही मज़े का है ये। किसी को समझ नहीं आई ना तो मुझसे पूछ ले, मुझे ये बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।